इससे पहले की पॉलिटी की वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को डिस्कस किया है, जो कि सिटीजनशिप के प्रोविजन से डील करता है। इस वीडियो में हम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं और हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें ओवर द टाइम कौन कौन से चेंजेस आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 दो प्रकार से सिटीजनशिप के प्रोविजन से डील करता है, जिसमें एक तो वो ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 तक इंडियन सिटीजन कौन होगा, वहीं दूसरा 26 जनवरी 1950s के बाद इंडिया का सिटीजन कौन होगा। और इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 11 को इंसर्ट किया गया है, जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को देता है, जो ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद इंडियन सिटीजन कौन होगा। और इस तरह सिटीजनशिप एक्ट 1955 आता है, जो कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप और लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है। मतलब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंडियन सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करना है ये बताता है, साथ ही साथ हमें ये भी बताता है कि इंडियन सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट होगा। और इसी को ही आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को देखें तो ओवर द टाइम हमें यहाँ पे डिफरेंट और बहुत सारे अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, पर हम यहाँ पर सारे अमेंडमेंट डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ कुछ मेजर अमेंडमेंट को ही डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 के अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और जो रिसेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 का, उसे हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर सिटीजनशिप एक्ट को देखा जाए तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्ट किस तरह से सिटीजनशिप के एक्विजिशन की बात करता है। तो अगर हम नागरिकता के अर्जन की बात करें तो यहाँ पर नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं, जिसमें है बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और इस वीडियो में हम इन सारे प्रोविजंस को वन बाय वन समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है बाय बर्थ, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच इंडिया में जन्म लेता है तो उसे इंडियन सिटीजन माना जाएगा। लेकिन 1986 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें ये प्रोविज़न किया जाता है कि 1 जुलाई 1987 के बाद इंडिया में जन्मा कोई भी व्यक्ति तभी इंडियन सिटीजन माना जाएगा अगर उसके मदर या फादर में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन हो। ठीक है। वहीं 2003 में फिर एक और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें ये प्रोविज़न कर दिया जाता है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद से कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन तब माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो या उनमें से कोई एक भी इल्लीगल माइग्रेंट ना हो। अब क्वेश्चन आता है कि ये इल्लीगल माइग्रेंट क्या होता है। इल्लीगल माइग्रेंट का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन इंडिया के टेरिटरी में बिना वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट के इंडिया के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो उस पर्सन को इल्लीगल माइग्रेंट कहा जाता है। तो इस तरह हमने समझा कि कैसे बर्थ से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता है। अब इसमें दूसरा मेथड आता है बाय डिसेंट, मतलब वंश के आधार पर, जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर उसका बर्थ इंडिया से बाहर हुआ हो, मतलब फॉरेन लैंड में हुआ हो, तो वह इस आधार पर इंडिया का सिटीज़न बन सकता है अगर उसके बर्थ के टाइम पे उसके फादर इंडिया के सिटीज़न हो। ठीक है। पर 1992 में फिर से एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसके तहत अब ये प्रोविज़न कर दिया जाता है कि अब तभी कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है अगर
10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हो। लेकिन फिर आता है 2003 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद इंडिया के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर इंडियन सिटीजन नहीं हो सकता अगर उसके बर्थ के 1 साल के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया हो। साथ ही साथ उसके पेरेंट्स को ये भी डिक्लेरेशन देना होगा कि इस माइनर बच्चे के पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब 2004 के बाद तभी कोई इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है अगर उसके बर्थ के 1 साल के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया हो। नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। इसके तहत सिटीजनशिप एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिससे फुलफिल करने के बाद ही कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, वो भी बाय रजिस्ट्रेशन। मतलब इसमें ये बताया गया है कि पंजीकरण के द्वारा कैसे कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप को हासिल कर सकता है। तो इसमें पहला आता है कि सिटीजनशिप अप्लाई करने वाला व्यक्ति जो सिटीजनशिप अप्लाई कर रहा हो वो अप्लाई करने के 7 साल पहले तक इंडिया में रह चुका हो। वहीं दूसरा, इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर रह रहा हो। वहीं तीसरा, अगर किसी ने इंडियन सिटीजन से शादी की हो लेकिन 7 साल से वो इंडिया में रह रहा हो और उसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हो। वहीं नेक्स्ट, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। वहीं अगला प्रोविज़न ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पिछले 5 साल से एज अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में रजिस्टर्ड हो और सिटीजनशिप अप्लाई करने के 12 मंथ पहले से इंडिया में रह रहा हो। तो इस तरह हमने देखा कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा मतलब रजिस्ट्रेशन के द्वारा इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। इसमें नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। मतलब इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप को नेचुरली एक्वायर कर सकता है अगर वो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, जिसमें पहला है उसे ऐसे कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जहाँ पर इंडियन सिटीजन को नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप नहीं मिलती है। ठीक है। वहीं दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे अपनी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को त्यागना होगा। ठीक है। वहीं इसमें अगला प्रोविज़न है, अगर कोई नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को अप्लाई करने के 12 महीने पहले इंडिया में रहना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो 14 साल तक वो इंडिया में रह रहा हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो। वहीं उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 8 में मेंशन किसी एक लैंग्वेज का उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ये याद रखने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति साइंस, फिलॉसफी, आर्ट्स, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस में अपने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोवाइड करता है तो इंडियन गवर्नमेंट ये नेचुरलाइजेशन के सारे कंडीशन को उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हटा भी सकती है। अब इसमें नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका मतलब है अगर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करेगी कि उस टेरिटरी में कौन इंडियन सिटीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब पौंडीचेरी इंडियन टेरिटरी का पार्ट बना था तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पौंडीचेरी सिटीजनशिप एक्ट 1962 इशू किया था अंडर सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी और इस तरह हमने देखा कि किस तरह इन 5 प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता है। अब हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट लॉस ऑफ सिटीजनशिप को लेकर क्या कहता है। तो इस तरह सिटीजनशिप एक्ट 1955 सिटीजनशिप लॉस होने के 3 तरीके बताता है, जिसमें पहला है बाय रिनंसिएशन, मतलब स्वैच्छिक त्याग। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन
स्वेच्छा से अपनी इंडियन सिटीजनशिप को त्याग कर देता है तो भी उसकी नागरिकता लॉस हो जाती है, मतलब उसकी नागरिकता चली जाती है। वहीं इसमें दूसरा है बाय टर्मिनेशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति या फिर अगर कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता को एक्वायर कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप जो है वो अपने आप टर्मिनेट हो जाती है। वहीं इसमें तीसरा है बाय डेप्रिवेशन। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त किया हो या संविधान का अनादर किया हो या युद्ध या इमरजेंसी के दौरान कंट्री के साथ कोई जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे किसी दुश्मन कंट्री को या अदर कंट्री को शेयर किया हो, या फिर कोई भी व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा इंडिया से बाहर रह रहा हो। तो ये सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें भारत सरकार कभी भी किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को डेप्रिवेशन के द्वारा खत्म कर सकती है। तो इस तरह हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविज़न को समझा और ये देखा कि किस तरह नागरिकता का अर्जन होता है और किस तरह नागरिकता की समाप्ति होती है। इसके बाद की वीडियो में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को डिस्कस करेंगे और उसके प्रोविजंस को ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।